नमस्ते दोस्तों। हमारी YouTube चैनल पर अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, इसलिए हमें YouTube से कोई अर्निंग नहीं होती। अगर आप हमारी नई स्टोरीज और बाकी अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी सारी अपडेट्स वही शेयर की जाती हैं और हमारा VIP ग्रुप भी टेलीग्राम पर ही है। नई स्टोरीज और मेंबरशिप से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 411 पैसों की कंजूसी मत करो। हनी, ये कौन है? तान्या आमतौर पर हनी बुलाने की हिम्मत नहीं करती थी क्योंकि नक्श के इर्द गिर्द बहुत सी लड़कियां रहती थीं और उसका खुद का कोई पक्का स्टेटस नहीं था। वह सिर्फ ताश खेलते समय ही बेफिक्र होकर ऐसा बोलती थी। लेकिन इस वक्त तान्या को साफ तौर पर खतरे का एहसास हो रहा था, इसलिए उसने अपना दबदबा दिखाने के लिए हनी शब्द का इस्तेमाल किया। नक्श यकीनन उसकी इस छोटी सी चाल को समझ गया और उसने जानबूझकर उसे टोका नहीं। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेघा है, एक मोटरसाइकिल ब्लॉगर जिसके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तुम दोनों बाद में एक साथ कुछ वीडियो बनाओगी। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का साथ में काम करना शानदार रहेगा। तान्या, प्लीज मेरा ख्याल रखना, मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बात से ही उनके बीच की हल्की सी जंग शुरू हो गई थी। जब आप जानते हैं कि सामने वाली लड़की आपसे बड़ी है तो उसे दीदी कहना सम्मान की बात है, लेकिन ये जाने बिना कि कौन बड़ा है, किसी को दीदी कहना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। खैर, लड़कियां अपनी उम्र को लेकर काफी सेंसिटिव होती हैं। हम दोनों को साथ काम करना है, किस्मत हमें साथ ले ही आए। तान्या किसी भी हाल में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए उसने हंसते हुए जवाब दिया, हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि हम दोनों में बड़ी बहन कौन है। नक्श चुपचाप दोनों लड़कियों के बीच चल रहे इस टीवी सीरियल जैसे ड्रामे का मजा ले रहा था। उसे अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। एक राजा की तरह अपनी रानियों को अटेंशन के लिए लड़ते देखना काफी दिलचस्प था। इससे उसे एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट महसूस हो रहा था। दोनों लड़कियों के चेहरों पर शानदार मुस्कान थी, लेकिन दोनों के दिमाग में अपनी अपनी खिचड़ी पक रही थी। हनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेघा से कुछ औपचारिक बातें करने के बाद तान्या नक्श के हाथ से लिपट गई और नखरे दिखाने लगी। नक्श ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा और तान्या के साथ डांस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चला गया। तान्या दीदी, क्या जीजू आ गए? जैसे ही वे तीनों फर्स्ट फ्लोर के रेस्ट एरिया में बैठे, सीढ़ियों से एक खूबसूरत सी लड़की नीचे आए। नक्श की आंखें तुरंत उस आवाज की तरफ घूम गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। सीढ़ियों से उतर रही उस लड़की के नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। उसका फिगर कमाल का था, उसकी रंगत किसी छिले हुए अंडे की तरह कोमल और गोरी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें साफ पानी के झरने जैसी लग रही थीं। नक्श खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत अपनी पारखी नजर स्किल का इस्तेमाल किया। डिंग, टारगेट सुहानी कपूर, उम्र 19, बिजनेस कैपेबिलिटी अ लेवल, लॉयल्टी लेवल अ लेवल, वीए एंड टीयर 0। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। AA रेटिंग वाली और 0 वीए एंड टीयर वाली यह जवान और खूबसूरत लड़की यकीनन एक NPC में बदलने लायक थी। आजकल जब भी नक्श किसी अच्छी इमेज और स्वभाव वाली लड़की से मिलता था तो वह सबसे पहले अपनी पारखी नजर स्किल का इस्तेमाल करके ये चेक करता था कि क्या उसे NPC में बदला जा सकता है। अगर ऐसा करने का कोई मौका होता तो नक्श स्वाभाविक रूप से उसके साथ खास व्यवहार करता। आखिर वो उसके लिए पैसे जो ला सकती थी। भले ही वह उस खूबसूरती की इज्जत न करे, लेकिन उसे पैसों की इज्जत तो करनी ही थी। अपनी चचेरी बहन सुहानी कपूर के आने के बाद तान्या नक्श का रिएक्शन देख रही थी। यह उसका सबसे मजबूत बैकअप था। तान्या को खुद यह अंदाजा लगाना था कि क्या उसकी चचेरी बहन नक्श को अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए नक्श का रिएक्शन देखकर तान्या के बेचैन दिल को तसल्ली मिली। जाहिर है, उसका चुनाव बिल्कुल सही था। हनी, ये मेरी चचेरी बहन सुहानी है। ये राजकोट आर्ट कॉलेज की 2nd ईयर की टॉप स्टूडेंट है। तान्या ने तुरंत सुहानी का परिचय नक्श से कराना शुरू कर दिया। हेलो जीजू। सुहानी काफी मिलनसार थी और उसने मुस्कुराते हुए नक्श की तरफ हाथ हिलाया। अंदर ही अंदर वह इस बात से हैरान थी कि उसके जीजू कितने हैंडसम हैं। वह बिल्कुल टीवी सीरियल्स वाले किसी अमीर बॉस की तरह लग रहे थे और उनके अंदर से एक कामयाब इंसान वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसी ही फीलिंग सुहानी को तब आई थी जब उसके कॉलेज में एक बहुत ही कामयाब और अमीर पूर्व छात्र स्पीच देने आया था। लेकिन सुना था कि उस इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति थी, पर उसके जीजू को देखकर लग रहा था कि उनके पास उससे भी कहीं ज्यादा पैसा है। मेघा ने छुपकर सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तान्या की तरफ देखा।
वह तुरंत तान्या का इरादा समझ गई। ओह तेरी, बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। क्या इसने बाहर से मदद लेनी शुरू कर दी है? मेघा को अचानक लगने लगा कि उसका ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनने का चांस अब काफी मुश्किल हो गया है। हालांकि यह तान्या चाय पीते वक्त काफी शरीफ लग रही थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी और वह मेघा को पूरी टक्कर दे रही थी। फिर भी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद तान्या को अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए अपनी बहन को बीच में लाना पड़ा। इसका मतलब था कि नक्श सच में बहुत सी खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ है, इतना कि तान्या को भी अपनी जगह छीनने का डर सता रहा था। ये सोचकर मेघा ने अचानक अपनी प्लानिंग बदलने का फैसला किया। एक नई लड़की होने के नाते अकेले अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि इस तान्या के साथ दोस्ती कर ली जाए। पहला, इससे दुश्मनों का पता चलेगा और दूसरा, दोनों एक दूसरे का साथ देकर अपनी जगह बचा सकेंगी। जीजू, क्या मैं भी आज आपके और तान्या दीदी के साथ चलकर कुछ अच्छा खा पी सकती हूँ? सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुहानी ने खुशी खुशी पूछा। बिल्कुल चल सकती हो, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाना है। नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह इस एनपीसी बनने वाली लड़की के प्रति काफी दोस्ताना बर्ताव कर रहा था। सच में, मैंने तान्या दीदी से सुना है कि जीजू आप बहुत अमीर हैं, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी। सुहानी ने चुलबुले अंदाज में नक्श की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जैसे वह उसका पूरा बैंक बैलेंस ही खाली कर देगी। ये देखकर नक्श अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बिल्कुल मत शर्माना। तो फिर मैं बता ही देती हूँ। सुहानी ने अपने होठों पर जीभ फेरी और अनजाने में ही उसके मुंह में पानी आ गया। खाने के शौकीन लोग अपनी पसंदीदा डिश का नाम लेते ही ऐसा ही करते हैं। मुझे रॉयल सीफूड बुफे में खाना है। सुहानी ने अपनी पसंद के रेस्टोरेंट का नाम बताया और उम्मीद भरी नजरों से नक्श की तरफ देखने लगी। उसने जिस रॉयल सीफूड बुफे का नाम लिया था, वह वाकई राजकोट के सीफूड बुफे में सबसे टॉप पर था, जहां एक इंसान का बिल 998 रुपये आता था। 1000 रुपये का बिल आम लोगों के लिए बहुत महंगा था, खासकर सुहानी जैसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए यह उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। लेकिन नक्श के लिए यह बहुत ही सस्ता था। इतना सस्ता कि जब उसने रॉयल सीफूड बुफे का नाम सुना तो वह हैरान रह गया। उसे लगा था कि सुहानी किसी बहुत ही महंगे और प्राइवेट रेस्टोरेंट में जाना चाहती होगी। पास ही खड़ी मेघा खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, सुहानी, तुम्हें शायद नक्श की दौलत के बारे में कोई गलतफहमी है। एक सीफूड बुफे उनके लिए बहुत ही सस्ता है। मेघा ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह तान्या और सुहानी के साथ अच्छे से पेश आएगी, इसलिए उसने सुहानी से बहुत ही प्यार और नरमी से बात की। बहुत सस्ता? सुहानी ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया। वह अपनी चचेरी बहन तान्या की तरफ देखने लगी जैसे वह इस बात को सच साबित करना चाहती हो, क्योंकि उसके हिसाब से 1000 रुपये का बिल काफी महंगा था। हाँ, ये थोड़ा सस्ता तो है, तान्या ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। डिंग, बेनिफिट टास्क ट्रिगर हुआ। रेट्रो रिच टाइकून 2.0 टास्क बेनिफिट, अगले 8 घंटों के भीतर महिलाओं से जुड़े खर्चों पर 5 गुना कैशबैक। उसी वक्त सिस्टम की आवाज एक बार फिर नक्श के दिमाग में गूंजी। उससे रेट्रो रिच टाइकून टास्क अभी भी अच्छी तरह याद था। पिछली बार जब ये टास्क आया था तो उसने एक ही बार में 1 दर्जन से ज्यादा घर खरीद लिए थे और अब उन सभी घरों में उसकी लड़कियां और रिश्तेदार रह रहे थे। उन घरों का पूरा इस्तेमाल हो रहा था। अब पैसे खर्च करने का एक और शानदार मौका आ गया था। नक्श ने अपने सामने खड़ी तीनों लड़कियों की तरफ देखा। चाहे तान्या हो या मेघा, दोनों ही जमकर पैसे खर्च करने वालों में से थीं, इसलिए वह इस शॉपिंग ट्रिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। सही है, जमकर पैसे खर्च करो, बिल्कुल भी पैसे मत बचाओ। सुहानी, तुम्हें तो नक्श से पूरा रॉयल सीफूड बुफे ही खरीदवा लेना चाहिए, मेघा ने मजाक करते हुए कहा। क्या खरीद लेना चाहिए? सुहानी का मुंह और भी ज्यादा खुल गया। उसे पहले ही लग रहा था कि 1000 रुपये का सीफूड खाना एक बहुत बड़ी लग्जरी है, और अब इस खूबसूरत दीदी ने यूं ही कह दिया कि जीजू पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लें। इसमें कितने पैसे लगेंगे, वह तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। हालांकि इस आर्ट स्टूडेंट की कल्पना बहुत अच्छी थी। भले ही उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने अपने दिमाग में इस बारे में थोड़ा सोच ही लिया। फिर उस फूडी लड़की के मुंह में अनजाने में ही पानी आ गया। आखिर वह रॉयल सीफूड बुफे था। अगर वह सच में खरीदा गया तो क्या वह वहां जितना मर्जी उतना खा सकती थी? सिर्फ ये ख्याल ही उसे 7वें आसमान पर ले जाने के लिए काफी था। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ ख्याली पुलाव ही थीं। मुझे याद है रॉयल सीफूड बुफे फीनिक्स मॉल में है ना? हम वहां जाकर थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं।
नक्श ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुझाव दिया। बढ़िया। तान्या खुशी से उछल पड़ी। हालांकि उसे हर महीने खर्चे के लिए एक मोटी रकम मिलती थी, लेकिन उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे और अपनी पॉकेट मनी का ज्यादातर हिस्सा महंगे ब्रांड्स पर खर्च करना उसकी आदत बन गई थी, जिससे महीने के आखिर में उसके पास कुछ खास नहीं बचता था। अब जब नक्श उसे शॉपिंग पर ले जा रहा था तो तान्या का खुश होना लाजिमी था। वह अपने आदमी की हैसियत बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेघा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिर लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता ही है। भले ही उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह ये देखने के लिए बेताब थी कि नक्श जैसा जवान और अमीर इंसान शॉपिंग में किस लेवल तक जा सकता है। मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। हनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तान्या ने नक्श का हाथ पकड़ते हुए नखरे वाले अंदाज में पूछा। तुम्हें खुद जाना चाहिए। नक्श कैसे नहीं जानता था कि तान्या क्या चाहती है। क्या वह सच में कपड़े चुनने के लिए मदद मांग रही थी? वह तो बस उसे ऊपर कमरे में ले जाकर अपने साथ वक्त बिताना चाहती थी। अगर उसके पास कोई टास्क नहीं होता तो नक्श को कोई ऐतराज नहीं था। एक एनपीसी के साथ वक्त बिताने का यह एक अच्छा मौका होता। लेकिन दिक्कत यह थी कि सिस्टम ने उसे सिर्फ 8 घंटे का टाइम दिया था और वह इस तरह के कामों में अपना 1 घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये काम टास्क पूरा होने के बाद भी हो सकता था। ओह ठीक है फिर। तान्या ने थोड़ी निराशा के साथ मुंह बनाया और ऊपर चली गई। मेघा तान्या का इरादा समझ गई थी। तान्या के ऊपर जाने के बाद उसने हंसते हुए मजाक किया। नक्श, तान्या को बहुत उम्मीद थी कि आप उसके साथ ऊपर जाएंगे। मुझे पता है। तो फिर आप गए क्यों नहीं? मेघा ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं चाहता था कि तुम और सुहानी ज्यादा देर तक इंतजार करो। नक्श ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे वह कहना चाहता हो कि तुम्हें तो पता ही है मुझे कितना टाइम लगता है। ही ये बात तो है। मेघा एक धाकड़ बाइकर थी और उसे अपनी फिटनेस पर पूरा भरोसा था, लेकिन पिछली बार जब वह नक्श के साथ थी तब भी उसे 40-50 मिनट लग ही गए थे। इसलिए अगर नक्श ऊपर जाता तो उसे वापस आने में करीब 1 घंटा तो लग ही जाता। क्या कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है? सुहानी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए नक्श और मेघा की तरफ शक की नजरों से देखा। उस मासूम लड़की को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि नक्श का ऊपर जाना सिर्फ कपड़े बदलने के लिए नहीं था। बिल्कुल, इसमें काफी टाइम लगता है। सुहानी, तुम एक दिन समझ जाओगी। मेघा ने उस खूबसूरत लड़की को आंख मारते हुए कहा। उसने नक्श की आंखों में सब पढ़ लिया था। नक्श सुहानी में काफी दिलचस्पी ले रहा था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। सुहानी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर किसी भी आदमी का दिल फिसल सकता था। ओह, सुहानी ने कंफ्यूजन में सिर हिलाया। वह बहुत ही भोली और क्यूट लग रही थी। सुहानी, तुम किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही हो? नक्श ने उस छोटी बहन की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। मैं फाइन आर्ट्स और पेंटिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। सुहानी ने ईमानदारी से जवाब दिया। पेंटिंग बुरा नहीं है। नक्श ने सिर हिलाया। उसे अचानक उस पेंटिंग की याद आ गई जो उसने डॉक्टर वेदमणि को दी थी, जिसकी कीमत 30 लाख से भी ज्यादा थी। एंटीक चीजें और पेंटिंग्स वाकई बहुत महंगी होती हैं। नक्श ने सोचा कि वह आगे चलकर इस फील्ड पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। आज के रेट्रो रिच टास्क के लिए वह सुहानी को गिफ्ट करने के लिए कुछ पेंटिंग्स खरीद सकता था, जिससे पैसे भी जल्दी खर्च हो जाएंगे। हालांकि अचानक से पेंटिंग गिफ्ट करना थोड़ा अजीब लगता, इसके लिए एक सही मौके की जरूरत थी। तान्या जल्दी से ऊपर गई और जब वह नीचे आई तो उसने शनेल की ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गोरे और कोमल कंधे दिख रहे थे, लेकिन ड्रेस आगे से पूरी तरह बंद थी। वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। हनी, चलो चलते हैं। नीचे आने के बाद तान्या ने तुरंत अपना हाथ नक्श के हाथ में डाल दिया और बहुत ही चालाकी से खुद को उसके करीब कर लिया। नक्श हंसा और उसने तान्या की पतली कमर को हल्के से दबाया। अगर उसे टास्क नहीं करना होता तो वह सच में तान्या को ऊपर ले जाकर अपना टास्क पूरा करना चाहता। लेकिन कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास रात में काफी वक्त था। मेघा, क्या मैं तुम्हारी स्पोर्ट्स कार में बैठ सकती हूँ? डांस सेंटर से बाहर निकलते हुए तान्या ने मेघा से मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल। मेघा मना तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वह तान्या का मकसद समझ गई थी। वह नक्श और मेघा को एक ही गाड़ी में बैठने से रोकना चाहती थी, लेकिन मेघा ने तान्या को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। नक्श और मेघा को एक ही कार में न बैठने देना उसकी प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। उसकी एक और इससे भी बड़ी वजह थी। वह अपनी बहन सुहानी और नक्श को कुछ देर अकेले में वक्त बिताने देना चाहती थी। उसे नक्श के चार्म पर पूरा भरोसा था।
सुहानी जैसी सीधी सादी लड़की को नक्श जैसा हैंडसम और अमीर बॉस जरूर पसंद आएगा। हनी, तो तुम सुहानी के साथ मेरी कार ले लो। तान्या ने अपनी पॉर्श पैनामेरा की चाबियां नक्श को दे दी। फिलहाल तान्या ने 2 लग्जरी गाड़ियां खरीद ली थीं, एक पॉर्श पैनामेरा और एक मर्सिडीज जी क्लास, जिन्हें वह बदल बदल कर चलाती थी। आज उसने पैनामेरा निकाली थी। नक्श तुरंत तान्या का इरादा समझ गया। उसने कार की चाबियां लेते हुए तान्या के क्यूट गालों को हल्के से खींचा। मैं तुम्हें आज रात इसका अच्छा इनाम दूंगा। ही, मुझे इंतजार रहेगा। तान्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर मेघा की कोएनिग्सेग में बैठ गई। मेघा, क्या ये कार तुम्हारी है? ये तो बहुत शानदार है। पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद तान्या हैरान होते हुए बोली। नक्श की कार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इसे मुझे गिफ्ट कर देंगे। मेघा ने हल्के से कंधे उचकाए। उसने टास्क के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा कहकर वह तान्या को ये दिखाना चाहती थी कि नक्श उसकी कितनी परवाह करता है। गिफ्ट कर देंगे मतलब अभी तक गिफ्ट की नहीं है ना? तान्या ने तुरंत मेघा की बातों की कमी पकड़ ली। बस अभी नाम ट्रांसफर होना बाकी है, लेकिन कार तो मेरे ही पास है। मेघा, जो हार नहीं मानना चाहती थी, उसने हंसते हुए कहा, नक्श अभी मुझे इसी कार में रिवरफ्रंट पार्क में घुमाने ले गए थे। चारों लोग 2 अलग अलग कारों में निकल पड़े। रिवरफ्रंट पार्क राजकोट में एक ऐसी जगह थी जिसे सब जानते थे, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए रिवरफ्रंट पार्क का मतलब अलग अलग था। आम लोगों के लिए यह एक साधारण सा पार्क था, घूमने फिरने की जगह। बुजुर्गों के लिए ये व्यायाम करने, फिट रहने और सुबह टहलने की जगह थी। लेकिन कुछ जवानों और कपल्स के लिए रिवरफ्रंट पार्क अपनी कारों में रोमांस करने के लिए फेमस था। तान्या और मेघा दोनों ये बात जानती थीं। इसलिए जब मेघा ने कहा कि नक्श उसे रिवरफ्रंट पार्क में घुमाने ले गया था, तो वह सीधे तौर पर तान्या को बता रही थी कि वो दोनों भी अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। तान्या का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघा ने सोचा था। उसने चिढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पिछले कुछ वक्त से नक्श उससे मिलने नहीं आया था, बल्कि मेघा को लेकर रिवरफ्रंट पार्क चला गया था। तान्या अंदर ही अंदर जल भून रही थी। तान्या, सीट बेल्ट बांध लो, मैं गाड़ी काफी तेज चलाती हूँ, मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब बाजी उसके हाथ में थी। मुझे लगता है तुम्हें अब मुझे दीदी नहीं कहना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम में से बड़ा कौन है। मैं 24 साल की हूँ और तुम? तान्या को नहीं लगता था कि वह मेघा से बड़ी होगी, इसलिए उसने अपनी उम्र बताकर वापस सवाल दाग दिया। तान्या की उम्र सुनकर मेघा की भौहें तन गईं। वह इस साल 25 की होने वाली थी, सच में तान्या से 1 साल बड़ी। मेघा दीदी। तान्या बहुत चालाक थी, उसे तुरंत एहसास हो गया कि मेघा उससे बड़ी है, इसलिए उसने तपाक से उसे मेघा दीदी बुला लिया। मेघा का माथा ठनक गया। उम्र एक ऐसी चीज थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। उसका आधार कार्ड तो झूठ नहीं बोलता ना। उसने अभी अभी थोड़ा फायदा उठाया ही था और अब तान्या ने फिर से बाजी मार ली। मेघा ने झल्लाहट में एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबा दिया और वह लग्जरी स्पोर्ट्स कार किसी शेर की तरह दहाड़ उठी। मेघा को तेज रफ्तार पसंद थी, वह इंजन की तेज आवाज को एंजॉय कर रही थी और उसका खराब मूड अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसने खुद को शांत किया और अपनी पिछली प्लानिंग को याद किया। अपनी मौजूदा हालत को देखते हुए आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वह था आपस में हाथ मिला लेना। और तान्या जिस तरह से अपनी चचेरी बहन को आगे कर रही थी, उससे साफ था कि उसे दोस्तों की सख्त जरूरत थी। मेघा को लगा कि वह इस मौके का फायदा उठा सकती है। तान्या, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ। मेघा ने घुमा फिरा कर बात नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गई। हाथ मिलाना? क्या नक्श ने नहीं कहा था कि हम साथ में वीडियो बनाएंगे? मुझे पता है। तान्या को लगा कि मेघा वीडियो बनाने की बात कर रही है। मैं उस वीडियो वाले काम की बात नहीं कर रही। तो फिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तान्या ने मेघा की तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा। एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की, नक्श को अपने साथ रखने की, मेघा ने सीरियस होकर कहा। क्या? तान्या हैरान रह गई, उसने कभी नहीं सोचा था कि मेघा इस बारे में बात कर रही है। वह कुछ देर चुप रही और फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ टीम बनाना चाहती हो? हाँ, मेघा ने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, तो क्यों न एक टीम बना लें? हम दोनों की एक सुपर टीम। सुपर टीम, ये नाम सुनकर तान्या जोर से हंस पड़ी। ये नाम काफी मजेदार है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी डांस रियलिटी शो में एंट्री लेने वाले हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेघा का मजाक करने का कोई मूड नहीं था, उसने सीरियस चेहरे के साथ जवाब मांगा। ठीक है, आज से हमारी सुपर टीम पक्की।
तान्या को सच में एक दोस्त की जरूरत थी और मेघा दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी, वरना नक्श उसे रिवरफ्रंट पार्क में लेकर नहीं जाता। तो फिर पक्का हो गया, आज से हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, मेघा ने ईमानदारी से कहा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तान्या ने सिर हिलाया। उसे अभी अच्छे टीममेट्स की कमी खल रही थी और मेघा खुद ही उसके पास आ गई थी, तो तान्या ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। जितने मजबूत लोगों के साथ आप टीम बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। हाथ मिलाओ, आज से हम टीममेट्स हैं और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। रेड लाइट पर खड़ी मेघा ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, तान्या ने बिना कोई फालतू बात किए मेघा से हाथ मिला लिया। तान्या, क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि हमारे असली दुश्मन कौन है? डील पक्की होने के बाद मेघा खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। हमारे दुश्मन काफी खतरनाक हैं, तान्या ने माना। वो सभी बहुत ही गजब की लड़कियां हैं। उदाहरण के लिए मान्या मौसी, वह नक्श की सबसे फेवरेट हैं, शायद उनकी सबसे पसंदीदा लड़की। तान्या मान्या के बारे में जानती थी और उसे लगता था कि अगर नक्श कभी शादी करेगा तो शायद मान्या से ही करेगा। मान्या मौसी, ये सुनकर मेघा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये नाम ही सुनने में कितना रोमांचक लग रहा था। सच में मर्द सब एक जैसे होते हैं, मेघा ने मन ही मन सोचा। मान्या मौसी के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत आया भी है और सुना है कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी डॉक्टर भी है और रॉयल क्लब से भी कोई है। तान्या ने कुछ भी नहीं छुपाया और जो कुछ भी उसे पता था सब बता दिया। ये सब सुनकर मेघा का दिमाग घूम गया। उसे पता था कि नक्श के पीछे लड़कियां पागल होंगी, लेकिन इतनी सारी। क्या हुआ, डर गई? मेघा के चेहरे पर चिंता देखकर तान्या ने हंसते हुए चुटकी ली। बिल्कुल नहीं, बस मैंने यह नहीं सोचा था कि नक्श के आसपास इतनी सारी लड़कियां होंगी। मेघा ने हल्का सा सिर हिलाया। ये तो बहुत आम बात है, हमारे अलावा दूसरी लड़कियों को भी वो जरूर पसंद आएंगे। आखिर नक्श जैसे इंसान रोज रोज तो मिलते नहीं हैं। तान्या ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब उसने नक्श के साथ रिश्ता शुरू किया था तब श्रुति पहले से ही नक्श के साथ थी। ठीक है, तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि नक्श को क्या पसंद है, इसलिए आगे क्या करना है ये सब तुम तय करना। बस मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है, उतना काफी होगा, मेघा ने पूरी ईमानदारी से कहा। पीछे आ रही पैनामेरा के अंदर नक्श गाड़ी चला रहा था, जबकि सुहानी पैसेंजर सीट पर बैठी थी, पूरी तरह से मुस्कुराते हुए। नक्श, मैंने तान्या दीदी से सुना है कि आपने उन्हें ये कार दी है। एक तरह से समझ लो, नक्श ने सिर हिलाया। उसने सीधे तौर पर यह कार तान्या के लिए नहीं खरीदी थी, लेकिन कार के लिए पैसे नक्श ने ही दिए थे। तो एक तरह से यह कार नक्श ने ही दी थी। वाह, आप तान्या दीदी से बहुत प्यार करते हैं, इतनी महंगी कार ऐसे ही दे दी। सुहानी हैरानी से गहरी सांस भर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ड्रामा सीरीज देख रही हो। क्या तुम्हें ये कार पसंद है? नक्श ने यूं ही पूछ लिया। बिल्कुल पसंद है, ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे पॉर्श पसंद न हो? सुहानी ने मुर्गी की तरह जोर जोर से सिर हिलाया। उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था, वह बस कार के लिए अपनी असली पसंद बता रही थी। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट कर दूंगा, नक्श ने सड़क पर अपनी नजरें टिकाए हुए बड़ी ही आसानी से कह दिया। क्या? सुहानी एकदम से चौंक गई और फिर जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। हालांकि दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थीं, लेकिन परवरिश अलग होने की वजह से सुहानी और महक की सोच में काफी फर्क था। महक उन लड़कियों में से थी जिनके गोल एकदम क्लियर होते हैं। वह बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, एक बड़े परिवार में जाना चाहती थी और अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। लेकिन सुहानी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वह बस एक आम लड़की थी जिसे प्यार की तलाश थी और उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसलिए नक्श की बातों ने उसे हैरान कर दिया। उसे लगा कि उसके जीजू बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल के हीरो की तरह जो असल जिंदगी में आ गया हो। सुहानी ने कनखियों से अपने जीजू की प्रोफाइल को देखा। उनके चेहरे के कट बहुत शार्प थे और नाक बहुत ही परफेक्ट थी। वो सच में बहुत हैंडसम थे। वो एक कामयाब इंसान और एक हैंडसम अंकल का परफेक्ट मिक्सचर थे। आजकल की बहुत सी लड़कियों को अपनी उम्र से बड़े लड़के पसंद आते थे और ड्रामा देखने की आदत की वजह से सुहानी को भी एक एक्टर काफी पसंद था जो अंकल वाले रोल के लिए फेमस था। हालांकि उसके सामने बैठे जीजू उस एक्टर से भी कहीं ज्यादा परफेक्ट लग रहे थे। वो जितना ज्यादा उन्हें देखती, उसका दिल उतनी ही जोर से धड़कने लगता। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नक्श ने लड़की के रिएक्शन पर ध्यान दिए बिना सीधा सवाल पूछा। हाँ है,
सुहानी ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। जवाब मिलते ही नक्श ने कार को सड़क के किनारे रोका और फिर अपनी सीट बेल्ट खोल दी। बाहर आओ। क्या? सुहानी को समझ नहीं आया। उसने खिड़की से बाहर देखा, वे अभी तक फीनिक्स मॉल नहीं पहुंचे थे। हालांकि वह थोड़ी कंफ्यूज थी, फिर भी उसने अपने जीजू की बात मानी और कार से बाहर आ गई। ड्राइवर सीट पर बैठो, तुम चलाओ। नक्श ने मुस्कुराकर ड्राइवर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। क्या मैं चलाऊं? सुहानी की साफ आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह नक्श को देखने लगी। क्या तुम्हें ये कार पसंद नहीं है? ट्राई करके देखो। नक्श ने सुहानी को सिर हिलाकर इशारा किया और खुद पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सुहानी थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन फिर वह ड्राइवर सीट पर बैठ गई। हालांकि वह हैरान थी कि नक्श उसे गाड़ी चलाने दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी एक्साइटेड भी थी। हालांकि सीट पर बैठते ही वह घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। तभी नक्श अचानक उसकी तरफ झुका। कार में जगह कम होने की वजह से उसके गाल सुहानी के चेहरे से सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर थे। हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो गईं और पल भर में उसके दिमाग में कई टीवी सीरियल्स के सीन घूमने लगे। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, उसकी धड़कन बढ़ गई और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या वह उसे किस करने वाला है? टीवी सीरियल्स में तो ऐसा ही होता है। सुहानी के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। वह पीछे हटना या चिल्लाना भूल गई, जैसे वह सच में कुछ होने का इंतजार कर रही हो। लेकिन अगले ही पल नक्श ने बस सीट बेल्ट पकड़ी और उसके लिए बांध दी। ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। ये सेफ्टी के लिए अच्छा है। नक्श ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया और वापस अपनी सीट पर आ गया। सुहानी ने राहत की सांस ली, जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन साथ ही उसे हल्की सी निराशा भी महसूस हुई। मुझे निराशा क्यों हो रही है? मैं पक्का पागल हो गई हूँ। सुहानी ने अनजाने में ही अपने सिर की मालिश की और फिर अपना दिमाग साफ करने के लिए अपना सिर झटक दिया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बटन दबाओ। ड्राइव मोड पर लाओ और धीरे धीरे एक्सीलरेटर पर पैर रखो। पैसेंजर सीट पर बैठे नक्श ने सुहानी को गाड़ी चलाने का तरीका बताना शुरू किया। सुहानी ने खुद को संभाला और सावधानी से गाड़ी चलाने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि स्टीयरिंग व्हील पर रखे उसके हाथों में पसीना आ गया था। रिलैक्स करो। क्या तुमने अम्यूजमेंट पार्क वाली इलेक्ट्रिक कारें चलाई हैं? सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बहुत आसान। अगर कुछ समझ ना आए तो बस ऐसा सोचो कि तुम एक बम्पर कार चला रही हो। अगर यह टूट भी गई तो हम दूसरी खरीद लेंगे। नक्श ने हंसते हुए कहा, ताकि सुहानी का तनाव कम हो सके। चूंकि यह पीक ओवर नहीं था, इसलिए सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए ड्राइविंग ज्यादा मुश्किल नहीं थी। थोड़ी देर में आदत पड़ने के बाद सुहानी ने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी और उसे ड्राइविंग में मजा आने लगा। कैसा लग रहा है? अब थोड़ा बेहतर है ना? लड़की के चेहरे पर सुकून देखकर नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ड्राइविंग करना सच में काफी मजेदार है। सुहानी स्मार्ट थी और जवान होने की वजह से वह नई चीजें जल्दी सीख लेती थी। वह पैनामेरा चलाने में काफी माहिर होती जा रही थी। हाँ, अब तुम स्पीड और बढ़ा सकती हो। आगे कोई कार न देखकर नक्श ने उसे बढ़ावा दिया। ओके। सुहानी ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया और एक्सीलरेटर पर जोर दिया। इंजन ने तुरंत रिएक्शन दिया और जो पैनामेरा अभी तक धीरे धीरे चल रही थी, वह पल भर में 40 से 80 की स्पीड पर पहुंच गई। सुहानी के लिए यह पहली बार था जब उसने सीट में पीछे की तरफ धकेले जाने का अनुभव किया था, और इस रोमांच से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। पैसेंजर सीट पर बैठे नक्श ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देखा। लड़की के चेहरे पर गर्मी की धूप जैसी एक शानदार मुस्कान खिली हुई थी। यही वजह है कि आदमियों को 18 साल की लड़कियां हमेशा पसंद आती हैं। वे बहुत ही चुलबुली, जोशीली और खुशमिजाज होती हैं। उनके अंदर जवानी का एक अलग ही जोश होता है जो उम्रदराज लोगों में नहीं होता। उनके साथ होने पर ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी उम्र भी कम हो गई हो। थोड़ी देर बाद जब वह और भी ज्यादा रिलैक्स हो गई तो सुहानी खुशी से एक गाना गुनगुनाने लगी। वह बहुत अच्छा नहीं गा रही थी, लेकिन उसकी आवाज की खुशी नक्श को एक बहुत ही प्यारा एहसास दे रही थी। आह, जवान होना कितना शानदार है, नक्श ने मन ही मन सोचा। फीनिक्स मॉल। मेघा और तान्या सबसे पहले वहां पहुंची। अपनी कार पार्क करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि नक्श और सुहानी की पैनामेरा कहीं नजर नहीं आ रही है। नक्श इतनी स्लो गाड़ी तो नहीं चलाएंगे, है ना? मेघा कंफ्यूज लग रही थी। हाँ, वो अभी तक क्यों नहीं आए? तान्या कार से बाहर निकली और अंडरग्राउंड पार्किंग की एंट्री की तरफ देखने लगी, लेकिन उसे अपनी पैनामेरा कहीं नहीं दिखी।
कहीं नक्श सुहानी को लेकर रिवर फ्रंट पार्क तो नहीं चले गए? मेघा भी कार से उतरी और हैरान होते हुए पूछा। हो ही नहीं सकता, वो इतनी जल्दी इतने आगे नहीं बढ़ सकते। तान्या अपनी चचेरी बहन को अच्छी तरह जानती थी। सुहानी ऐसी लड़की नहीं थी जो इतनी जल्दी नक्श के इतने करीब आ जाए। ज्यादा से ज्यादा सुहानी को बस नक्श पसंद आ सकता था। तो फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं? मेघा ने कार का दरवाजा बंद किया और वह भी अंडरग्राउंड पार्किंग के रास्ते की तरफ देखने लगी। मैं सुहानी को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछती हूँ। तान्या ने मैसेज भेजने के लिए अपना फोन निकाला लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। क्या क्या चल रहा है? वो सच में रिवर फ्रंट पार्क तो नहीं चले गए? क्या मैंने सुहानी को समझने में गलती कर दी? उसकी चचेरी बहन हमेशा तुरंत रिप्लाई करती थी, लेकिन इस बार उसने मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, जिससे तान्या को शक होने लगा कि क्या वो दोनों सच में रिवर फ्रंट पार्क गए हैं। हो सकता है। जब हम डांस सेंटर में थे तो मैंने देखा था कि नक्श सुहानी को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। मेघा ने गंभीर होकर सिर हिलाया। लगता है मैं सच में गलत थी। मुझे लगा था सुहानी वैसी लड़की नहीं है। तान्या अभी बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन उसकी मदद करेगी, लेकिन अगर उसकी बहन भी नक्श के इतने करीब आ गई तो उसमें और बाकी लड़कियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सुहानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसकी कम उम्र और मासूमियत थी, लेकिन अगर वह इतनी आसानी से मान गई तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लगता है हमारे ग्रुप में एक और मेंबर शामिल हो गया है। मेघा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तान्या इस वक्त क्या सोच रही है। उसने बेफिक्री से कंधे उचकाए। उसे पहले से ही पता था कि नक्श की कई गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक सुहानी के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, खासकर तब जब वे दोनों अब एक टीम बन चुकी थी। जब वे दोनों ये सोच रही थी कि नक्श और सुहानी रिवर फ्रंट पार्क जा चुके हैं, तभी तान्या की पैनामेरा गैराज में आती हुई दिखाई दी। आ गए। सुहानी गाड़ी चला रही है, इसलिए इतनी देर लगी। तान्या अपनी कार को किसी और से बेहतर पहचानती थी। ड्राइवर सीट पर अपनी चचेरी बहन सुहानी को देखकर उसके चेहरे पर चैन की सांस आए। उसने राहत की सांस भी ली। वह चाहती थी कि सुहानी उसकी असिस्टेंट बने, लेकिन वह ये नहीं चाहती थी कि चीजें इतनी जल्दी आगे बढ़ें। तान्या आदमियों को जानती थी, जो चीज जितनी आसानी से मिल जाती है वे उसकी उतनी ही कम कद्र करते हैं। सुहानी गाड़ी तो ठीक चला रही थी, लेकिन पार्किंग करना उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। उसने पार्किंग स्पेस में कार को पीछे करने की कई बार कोशिश की, लेकिन फेल रही। नए ड्राइवर्स के साथ ऐसा ही होता है, वे खाली सड़क पर तो गाड़ी आराम से चला लेते हैं, लेकिन पार्किंग करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। नक्श ने एक बार फिर सुहानी के साथ अपनी सीट बदली और अपनी शानदार पार्किंग स्किल्स दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। नक्श, आप कमाल के हो। नक्श के कार पार्क करने के बाद सुहानी, जो कई बार कोशिश करने के बाद भी हार गई थी, उसने तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान के साथ नक्श की तारीफ की। उसकी तारीफ दिल से निकली थी और कोई नाटक नहीं था, क्योंकि वह सच में कई बार कोशिश करने के बाद भी कार पार्क नहीं कर पाई थी। और नक्श ने ही उसे रास्ते में इस्तेमाल करने को कहा था। उसने कहा था कि मुझे जीजू मत बुलाओ, क्योंकि उसकी और तान्या की अभी शादी नहीं हुई है। असल में नक्श बस सुहानी को जीजू के इस बोझ से आजाद करना चाहता था। वह लोगों को परखने में काफी माहिर था। सुहानी साफ तौर पर एक अच्छी लड़की थी। अगर उसके मन में अपने जीजू के लिए गलत फीलिंग्स आ जाती तो उस लड़की को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती। नक्श बुलाने से जीजू वाला रिश्ता खुद ब खुद थोड़ा हल्का हो रहा था। सुहानी नक्श के दिमाग में चल रही इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसे लगा नक्श की बात सही है और वह चुपचाप उसे नक्श बुलाने लगी। और उसे यह नाम पुकारना काफी नेचुरल भी लग रहा था। मैं सोच ही रही थी कि आने में इतनी देर क्यों लग गई, तो पता चला कि सुहानी गाड़ी चला रही थी। सुहानी, गाड़ी चलाकर कैसा लगा? नक्श और सुहानी की कार से उतरते ही तान्या तुरंत उनके पास गई और हंसते हुए पूछा। बहुत मजा आया। मुझे लगा कि मुझे ड्राइविंग काफी पसंद है। सुहानी ने अपनी आंखों को चांद की तरह सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वह अभी भी उस ड्राइविंग के मजे को महसूस कर रही हो। तो फिर अगर तुम्हें आगे कभी ड्राइविंग करने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। वैसे भी मेरे पास 2 कारें हैं जिन्हें मैं बदल बदल कर चलाती हूँ। तान्या ने प्यार से अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। वह कंजूस नहीं थी, असल में उसने सुहानी को पैनामेरा गिफ्ट करने के बारे में सोचा था, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी चचेरी बहन को अपनी टीम में खींचना चाहती थी। लेकिन इन मौके पर उसने अपना इरादा बदल दिया और इसके बजाय उसे सिर्फ गाड़ी देने की पेशकश की, क्योंकि उस लड़की को पैसों का जादू दिखाने का ये काम नक्श के लिए छोड़ देना चाहिए था।
हमारे पास बहुत टाइम है और खाने की कोई जल्दी नहीं है। चलो पहले थोड़ा घूम लेते हैं। आज का सारा बिल मैं दे रहा हूं, तो पैसे बचाने के बारे में सोचना भी मत। नक्श ने लिफ्ट की तरफ जाते हुए बहुत ही रौबदार आवाज में कहा। वाह, थैंक यू हनी। जैसे ही नक्श की बात खत्म हुई, तान्या तुरंत खुशी से उछल पड़ी। सच कहूं तो इतने लंबे समय तक नक्श के साथ रहने के बाद अब तान्या को इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तान्या को पता था कि एक आदमी को कैसे खुश करना है। जब कोई आदमी कहता है कि वह सारा खर्चा उठाएगा, तो एक औरत होने के नाते आपको भी थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाना ही चाहिए, ताकि उस आदमी को लगे कि उसके पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं और उसकी दरियादिली बेकार नहीं गई। कुछ औरतें फायदा उठाने के बाद भी ऐसा दिखावा करती हैं जैसे सब उनका ही हक हो। जाहिर है, आदमियों को तान्या जैसी लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं, जो उनके पैसों की कद्र करें। यही वजह है कि बहुत से आदमी ये जानने के बावजूद कि यह लड़की थोड़ी लालची है, फिर भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वह सच में उनके ईगो को सेटिस्फाई कर सकती है। मेघा आज ही नक्श से मिली थी और उसे नक्श के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं था, इसलिए नक्श को ये बात कहते हुए सुनकर वह काफी हैरान थी। चारों लोग जिस जगह पर थे वह फीनिक्स मॉल था, जहां सभी बड़े और महंगे ब्रांड्स मौजूद थे। अगर कोई सच में यहां दिल खोलकर खर्च करने पर आ जाए तो करोड़ों रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी, यहां तक कि अरबों रुपये भी आसानी से खर्च किए जा सकते थे। नक्श, क्या आपका मतलब है कि हम इस मॉल से कुछ भी खरीद सकते हैं? मेघा ने झिझकते हुए पूछा। हालांकि वह एक अमीर परिवार से थी, फिर भी फीनिक्स मॉल जैसी जगह पर बिना प्राइस टैग देके शॉपिंग करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर भी नक्श कह रहा था कि वह सब कुछ खरीदेगा, जो सच में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, नक्श ने सिर हिलाया और बहुत सीरियस होकर कहा, जो चाहो खरीद लो, अगर बात बन गई तो तुम पूरा मॉल भी खरीद सकती हो। ही नक्श, आप भी बहुत मजाक करते हैं। मेघा हंसने लगी, उसे नक्श की बात के आखिरी हिस्से पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। आखिर यह फीनिक्स मॉल था, पूरा मॉल खरीदना तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मैं बहुत सीरियस हूं, नक्श ने जोर देते हुए कहा। मैं आपका मतलब समझ गई, नक्श। मेघा ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि पब्लिक प्लेस पर एक आदमी की इज्जत रखना जरूरी है। वह जो भी कहे उसे मान लेना चाहिए, उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। नक्श ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने देख लिया था कि मेघा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ है, लेकिन वह आगे सफाई भी नहीं दे सकता था। आखिर ऐसी बातें किसी को भी मजाक ही लगेंगी। चारों लोग एक साथ ऊपर के फ्लोर पर चले गए। सारे महंगे ब्रांड्स फर्स्ट फ्लोर पर थे। मॉल के मेन गेट के बगल में दो सबसे बड़े स्टोर हर्मीस और एलवी को दिए गए थे। हर्मीस लग्जरी ब्रांड्स का राजा माना जाता है, जो हमेशा से अमीरों की पहली पसंद रहा है, और एलवी सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला लग्जरी ब्रांड होने के नाते महंगे मॉल्स की शान बढ़ाता है। तान्या और मेघा दोनों के लिए हर्मीस और एलवी जाने पहचाने नाम थे, लेकिन सुहानी के लिए ये वो ब्रांड्स थे जिन्हें वह सिर्फ दूर से ही देख सकती थी। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी अमीर बैकग्राउंड से आते हैं। सुहानी की दो रूममेट्स थीं जो सच में बहुत अमीर परिवारों से थीं। वे अक्सर अपने हॉस्टल के कमरे में महंगे ब्रांड्स के बारे में बातें करती थीं, और उनकी बातों को सुनकर सुहानी को भी इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था। लगातार इन चीजों के बारे में सुनने की वजह से वह इन महंगे ब्रांड्स को लेकर काफी उत्सुक हो गई थी। इसलिए अब जब वह नक्श के पीछे पीछे हर्मीस स्टोर के गेट पर पहुंची, तो वह मासूम लड़की खुशी से झूम उठी। सुहानी, क्या सच में तुम हो? सुहानी। जब सुहानी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने आवाज की तरफ देखा तो उसे अपनी दो रूममेट्स त्रिशा और सिमरन दिखाई दी। वे दोनों हाथों में हाथ डाले हर्मीस स्टोर से बाहर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी शॉपिंग करके निकलने ही वाली हैं। सिमरन, त्रिशा, क्या इत्तेफाक है? सुहानी को यहाँ अपनी रूममेट से मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह काफी हैरान थी। वे चारों एक ही हॉस्टल के कमरे में रहती थीं। सुहानी का उन दोनों के साथ अच्छा रिश्ता था, कम से कम ऊपर से देखने पर तो सब ठीक ही लगता था। हालांकि सिमरन और त्रिशा का बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा अच्छा था, दोनों ही बिजनेस परिवारों से थीं, जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब थीं और अक्सर साथ शॉपिंग करने जाती थीं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर सुहानी को अलग थलग करने के लिए कोई गुट बनाया था, इसकी असल वजह उनके परिवारों के बीच का फर्क था। उदाहरण के लिए, वे दोनों अक्सर महंगे लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम में जाती थीं।
भले ही वे सब कुछ न खरीद सकें, लेकिन कम से कम उनके पास वहां शॉपिंग करने की हैसियत तो थी। इसके उलट सुहानी और उनकी चौथी रूममेट ऐसे महंगे शॉप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए हर्मिस्टो के बाहर सुहानी का यूं अचानक मिल जाना उसकी दोनों रूममेट्स के लिए काफी हैरानी की बात थी। सुहानी, यहां तुमसे मिलने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्या किस्मत है। जब तीनों लड़कियां बात कर रही थीं, तभी वहां एक लड़का आया। उसके बाल थोड़े लंबे थे और दिखने में वह किसी आर्टिस्ट जैसा लग रहा था। दरअसल वह त्रिशा और सिमरन के पीछे पीछे ही चल रहा था और एक सेल्स गर्ल का नंबर ले रहा था। व्हाट्सएप पर उस सेल्स गर्ल को ऐड करने के बाद जैसे ही उसकी नज़र सुहानी पर पड़ी, उसने तुरंत आकर हेलो बोला। इस लड़के का नाम ध्रुव था। वह भी राजकोट आर्ट कॉलेज का ही स्टूडेंट था, लेकिन सीनियर था और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला था। ध्रुव के परिवार के बड़ों और त्रिशा के परिवार के बीच अच्छे रिश्ते थे और दोनों परिवार उनकी जोड़ी बनाना चाहते थे। हालांकि मिलने के बाद उन दोनों को एक दूसरे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं हुई और वे सिर्फ दोस्त बनकर ही रह गए। बस अपने घर के बड़ों को खुश करने के लिए वे दिखावा करते थे। एक बार ध्रुव त्रिशा से मिलने आया था और तभी उसने सुहानी को देखा था। पहली ही नज़र में वह इस जूनियर पर फिदा हो गया था। कॉलेज में उसने अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन राजकोट आर्ट कॉलेज में हर कोई जानता था कि वह एक प्लेबॉय है और ऐसी बहुत सी लड़कियां थीं जिनका उसने दिल तोड़ा था और वे कॉलेज के फोरम पर उसे गालियां देती थीं। जाहिर है सुहानी ऐसे लड़के को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसने तो उसे अपने व्हाट्सएप पर भी ऐड नहीं किया था। इसलिए सुहानी को यहां देखकर ध्रुव काफी एक्साइटेड हो गया। सुहानी, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यहां आए हो? सुहानी से बात करते हुए ध्रुव की नजरें अनजाने में ही तान्या और मेघा पर पड़ी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कहते हैं कि खूबसूरत लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं, और यह बात सच भी लग रही थी। सुहानी के साथ ये दोनों भी गजब की खूबसूरत थीं। मन ही मन उनकी तारीफ करते हुए ध्रुव ने सोचा कि इन तीनों में से कोई भी लड़की मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट है। कम से कम ये सब उसकी फैमिली द्वारा चुनी गई त्रिशा से तो कहीं ज्यादा बेहतर थी। सुहानी, क्या ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं? ये पूछते हुए ध्रुव ने बड़ी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। हेलो खूबसूरत लड़कियों, मेरा नाम ध्रुव है, रंग आर्ट गैलरी का फाउंडर, और मेरी फैमिली के कई कार शोरूम हैं। फाइनल ईयर में आने के बाद से ध्रुव कॉलेज कम ही जाता था। उसने जिस रंग आर्ट गैलरी का जिक्र किया था वह एक ऐसा बिजनेस था जिसमें उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पैसा लगाया था। असल में उसने इसमें कोई खास पैसा नहीं लगाया था, फाउंडर का टैग तो बस लड़कियों को फंसाने का एक तरीका था। तान्या और मेघा पहले भी ध्रुव जैसे कई लड़कों से मिल चुकी थीं। अगर वे नक्श से नहीं मिली होती तो शायद उन्होंने इस अमीर बिगड़े नवाब को आजमाने के लिए उससे बात की होती। लेकिन अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो लड़का अभी भी अपने माँ बाप से पैसे मांगता हो वह नक्श की बराबरी कैसे कर सकता था? वे तो एक ही लेवल पर भी नहीं थे। हेलो, मेघा ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह बदतमीज नहीं थी, लेकिन उसने अपना परिचय नहीं दिया। उसका रवैया एकदम साफ था, मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तान्या ने तो उसे हेलो तक नहीं कहा, उसने सीधे तौर पर मिस्टर ध्रुव को इग्नोर कर दिया। इस तरह इग्नोर किए जाने पर ध्रुव थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह दिखने में अच्छा था और एक अमीर बाप की औलाद था। लड़कियों पर लाइन मारने का उसका सक्सेस रेट हमेशा बहुत हाई रहता था, इसलिए आज जो हुआ वह उसके लिए काफी नई बात थी। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ध्रुव ने उन तीनों के पीछे दोबारा नजर दौड़ाई और तब जाकर उसे नक्श दिखाई दिया। इससे पहले उसका पूरा ध्यान सिर्फ उन खूबसूरत लड़कियों पर था, इसलिए उसने नक्श को हवा के झोंके की तरह इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब उसे समझ आया कि इन तीनों के उसके प्रति रूखे रवैये की वजह यह आदमी ही था। शिकार पहले से ही किसी और का था, इसीलिए वे उससे इतने रूखेपन से पेश आ रही थीं। लेकिन वह आदमी तो अकेला था और यहाँ तीन तीन खूबसूरत लड़कियां थीं। क्या उसे सच में लगता था कि वह तीनों पर अकेले कब्जा कर लेगा? जब ध्रुव मन ही मन नक्श को कोस रहा था, तब तक त्रिशा और सिमरन नक्श के पास पहुंच चुकी थीं। दोनों ही लड़कियां इस हैंडसम बड़े आदमी में काफी दिलचस्पी दिखा रही थीं। पहली बात तो नक्श का अभी कल लुक सच में बहुत शानदार था। दूसरी बात, उसके ऊपर से नीचे तक पहने गए हर्मीज के कपड़ों ने उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा दिए थे। दोनों लड़कियां लग्जरी ब्रांड्स की अच्छी खासी समझ रखती थीं और एक ही नज़र में पहचान गईं कि नक्श के कपड़ों की कीमत 10 लाख से ऊपर होगी। इतना ही नहीं, उसकी कलाई पर एक लिमिटेड एडिशन रिचर्ड मिल घड़ी भी बंधी थी। उन दोनों को घड़ी की सही कीमत तो नहीं पता थी, लेकिन उन्हें इतना अंदाजा जरूर था कि इसकी कीमत कई लाख या शायद करोड़ों में होगी।
इतने हाई क्लास और हैंडसम आदमी से जाहिर है वे दोनों ही जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। सुहानी, ये भाई कौन है? नक्श को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वे सुहानी की तरफ सवाल भरी नजरों से मुड़ी। ओह, ये मेरे जीजू हैं। इस वक्त सुहानी को जीजू वाला कार्ड खेलना ही पड़ा। जीजू, जैसा कि उम्मीद थी, जीजू शब्द सुनते ही उन दोनों जवान लड़कियों की आंखों में हल्की सी निराशा छा गई। फिर वे तान्या और मेघा की तरफ देखने लगी, ये पूछने के लिए कि इनमें से सुहानी की बहन कौन है। इसी बीच तान्या ने खुद ही आगे बढ़कर कहा, तुम लोग सुहानी की रूममेट्स हो, है ना? मैं सुहानी की चचेरी बहन हूँ। सुहानी की तरह तुम भी मुझे तान्या बुला सकती हो। ओके तान्या, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों लड़कियों ने तुरंत उसे ग्रीट किया। उन दोनों गुटों की बातचीत सुनने के बाद बगल में खड़े ध्रुव को नक्श और उन तीनों लड़कियों के बीच का रिश्ता समझ आ गया था। एक गर्लफ्रेंड थी, दूसरी छोटी साली थी और तीसरी का कोई सीधा रिश्ता नहीं लग रहा था। कोई शक नहीं कि अभी सिर्फ उसी ने मुझे ग्रीट किया था। तुरंत ही ध्रुव की नज़र मेघा पर टिक गई। उसे लगा कि वह यहाँ ट्राई मार सकता है। उसकी खूबसूरती और फिगर सुहानी की चचेरी बहन से कुछ कम नहीं था। वे दोनों ही बेहद गजब की हसीन थी। खूबसूरत मोहतरमा, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? अब जब हम मिल ही गए हैं तो इसे किस्मत ही समझे। चलिए साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। ध्रुव मेघा के करीब गया और एक चालाक सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं करनी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ? मेघा ने हल्के से अपने होंठ सिकोड़े और फिर नक्श के हाथ में अपना हाथ डाल लिया। है, अरे भाई, क्या ये सुहानी का जीजू नहीं है? मेघा की ये हरकत देखकर ध्रुव पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने उलझन भरे चेहरे से मेघा को देखा और फिर नक्श को। नक्श एकदम रिलैक्स था, उसने मेघा के हाथ को हटाने की कोशिश तक नहीं की। ध्रुव ने फिर तान्या की तरफ देखा, जो त्रिशा और सिमरन के साथ बात कर रही थी। उसने ऐसा बिहेव किया जैसे उसने मेघा की उस हरकत को देखा ही न हो। भाई साहब, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है? ध्रुव की आंखें और भी ज्यादा फटी की फटी रह गईं। राजकोट आर्ट कॉलेज का ये प्लेबॉय पूरी तरह से शॉक में था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा है और उन दोनों को एक दूसरे से कोई एतराज भी नहीं है? ओह तेरी, क्या ये मेरी सपनों वाली जिंदगी नहीं है? इसने तो सच में ये सब हासिल कर लिया है। प्लीज मुझे भी सिखा दीजिए। इसकी चाहे जो कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। नक्श के प्रति ध्रुव का रवैया अब जलन से बदलकर पूरी तरह से सम्मान में बदल चुका था। राजकोट आर्ट कॉलेज में लोग उसे प्लेबॉय कहते थे, लेकिन इस आदमी के सामने तो वह बस एक छोटा बच्चा था। सच में एक छोटे बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं। जब ध्रुव इसी शौक में था, तब तक वो सारी लड़कियां स्टोर के अंदर जा चुकी थीं, जहां वह सेल्स गर्ल, जिसने अभी अभी ध्रुव से दोस्ती की थी, पूरे जोश के साथ नए कलेक्शन दिखा रही थी। हर्मीज का सेल्स स्टाफ ग्राहकों को परखने में बहुत माहिर होता है। वे लगभग हमेशा एक ही नज़र में बता सकते हैं कि कौन सा ग्राहक दिल खोलकर खर्च कर सकता है और कौन नहीं। और कुछ नोवेल्स में जो गरीब समझकर बेइज्जती करने वाले सीन होते हैं, वो असल में बहुत कम होते हैं। इन लग्जरी स्टोर के कर्मचारियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, और भले ही उन्हें पता हो कि आप कुछ नहीं खरीदेंगे, फिर भी उनका सर्विस एटीट्यूड बहुत शालीन रहता है। जब उन्हें कोई ऐसा ग्राहक मिलता है जो मोटा पैसा खर्च कर सकता है, तो वे बस थोड़े ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। सुहानी, तुम्हारी चचेरी बहन और जीजू इतने अमीर हैं, फिर तुमने कभी उनके बारे में बताया क्यों नहीं? सुहानी, तुम्हारे जीजू करते क्या है? वो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल टीवी सीरियल्स वाले किसी अमीर बॉस की तरह। त्रिशा और सिमरन, जो पहले वहां से जाने वाली थी, अब उनके पीछे पीछे स्टोर में वापस आ गई थी। वे सुहानी के दोनों तरफ खड़ी हो गईं और तान्या और मेघा के सेल्स गर्ल के साथ नए प्रोडक्ट्स वाले एरिया में जाने का इंतजार करने लगी, ताकि वे सुहानी से अपनी पूछताछ शुरू कर सकें। मैं भी जीजू से पहली बार ही मिल रही हूँ। मैंने तान्या से सुना था कि उनकी कई कंपनियां हैं। मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता, सुहानी ने अपनी रूममेट्स के सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। तो तुम भी अपने जीजू से पहली बार मिल रही हो, है ना? मतलब वो तुम्हारी बहन के साथ ज्यादा लंबे वक्त से नहीं है? सिमरन की आंखें हल्की सी चमक उठी। असल में उसे अपनी उम्र से बड़े आदमी पसंद नहीं थे और वह आमतौर पर यंग और फ्रेश दिखने वाले बॉयफ्रेंड्स ही बनाती थी, लेकिन नक्श को देखने के बाद उसे लगा कि बड़े उम्र के आदमी भी काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वे काफी समय से साथ हैं। मासूम सुहानी अपनी रूममेट के इशारे को समझ नहीं पाए और बड़ी ही गंभीरता से सोचने के बाद जवाब दिया। मैम, ये बैग आप पर बहुत अच्छा लगेगा।
तीनों लड़कियां बातें कर रही थीं और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब बाइक्स वाले सेक्शन में पहुंच गईं। सुहानी एक हल्के पिंक कलर के बैग के सामने खड़ी थी, तभी बगल में खड़ी फ्रेंडली सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं शुक्रिया। सुहानी ने घबराकर अपना सिर हिलाया। आखिर ये हर्मीस था, जहां कोई भी आम सा बैग भी लाखों का हो सकता था। उसकी किसी भी बैग को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार ट्राई करके देखो, मुझे लगता है ये सच में बहुत अच्छा लगेगा। सिमरन ने अपनी कोहनी से सुहानी के हाथ को हल्का सा धक्का दिया। असल में सिमरन ने थोड़ी देर पहले ही वह बैग ट्राई किया था। हालांकि यह बहुत ज्यादा पॉपुलर डिजाइन नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 68,000 रुपये थी, जो सिमरन की औकात से बाहर था, क्योंकि उसे हर महीने पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ 20 से 30,000 रुपये ही मिलते थे। मुझे और सिमरन दोनों को ही यह बैग बहुत पसंद आया है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है, त्रिशा ने सुहानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन सुहानी, तुम्हारे पास तो जीजू हैं, और वो इतने अमीर हैं, वो पक्का इसे तुम्हारे लिए खरीद देंगे। त्रिशा की बात सुनकर सुहानी को याद आया कि उसके जीजू ने ऊपर जाते वक्त क्या कहा था कि आज की शॉपिंग का सारा खर्च वो उठाएंगे। हालांकि सुहानी उन लोगों में से नहीं थी जो दूसरों का फायदा उठाना पसंद करते हों। इसलिए भले ही उसके जीजू ने ऐसा कहा था, लेकिन उसका असल में कुछ भी खरीदने का कोई इरादा नहीं था, इतना महंगा बैग तो बिल्कुल भी नहीं। जब वह हिचकिचा ही रही थी, तभी नक्श मुस्कुराता हुआ वहां आ गया। क्या तुम्हें ये बैग पसंद है? नक्श ने उस पिंक बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हम नहीं। सुहानी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो पल भर के लिए रुकी और फिर जल्दी से सिर हिला दिया। सर, ये बैग सच में मैम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैम की रंगत बहुत गोरी है और वे यंग भी हैं, ये लाइट पिंक कलर उन पर एकदम परफेक्ट लगेगा। सेल्स गर्ल समझ चुकी थी कि पैसे देने वाला इंसान नक्श ही है, इसलिए उसने पूरे जोश के साथ बैग की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं देख रहा हूं कि इसमें 3 कलर हैं, है ना? नक्श ने उस डिस्प्ले की तरफ इशारा किया जहां उसी बैग के लाइट पिंक, व्हाइट और ब्लैक कलर के 3 वर्जन रखे थे। जी सर, अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो हम कस्टम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और 18,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए बताया। एक काम करते हैं, नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, तीनों कलर का एक एक पीस पैक कर दो। सुहानी, तुम इन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकती हो। क्या? नक्श की बात सुनकर सुहानी पूरी तरह से सन्न रह गई। उसकी रूममेट्स त्रिशा और सिमरन भी हैरान थी, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों ने देख लिया था कि नक्श अमीर है और उन्हें लगा था कि सुहानी के जीजू उस पर थोड़ा बहुत खर्च करेंगे, कोई एक बैग दिला देंगे या ऐसा ही कुछ। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह हैंडसम अंकल इस कदर पानी की तरह पैसा बहाएगा। एक ही डिजाइन के बैग के सारे कलर्स, ताकि वह उन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल, मैं अभी मैम के लिए इन्हें पैक कर देती हूँ। सेल्स गर्ल एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। आखिर वह हर्मीस की सेल्स गर्ल थी, ऐसे मोटे खर्चे करने वाले ग्राहकों की उससे आदत थी। हालांकि नक्श की तरह इस अंदाज में बैग खरीदने वाले लोग कम ही आते थे। लेकिन तीनों बाइक्स का टोटल बिल 2 लाख से थोड़ा ही ऊपर था, इसलिए यह उसके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं थी। नक्श सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुहानी ने कहा। ये बहुत महंगा है। सुहानी सच में घबरा गई थी। 3 बाइक्स की कीमत 2 लाख से ज्यादा थी, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, और 68,000 का बैग लेकर चलने का ख्याल ही उससे बेचैन कर रहा था। सुहानी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है, नक्श ने कहा। महंगी चीजों की अपनी एक वैल्यू होती है, और इन बाइक्स को सालों साल बल्कि दशकों तक बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और सुहानी, तुम्हें नहीं पता, हर्मीस के बैग सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं होते, इनसे सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस भी बनता है। नक्श को कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमरन और त्रिशा ने खुद ही सुहानी को मनाना शुरू कर दिया। दोनों के दिमाग में अपनी अपनी चालाकी चल रही थी। एक ही डिजाइन के 3 बाइक्स होने पर सुहानी अकेले तो उन सबको एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो अच्छी सहेलियां होने के नाते उन्हें कभी कभार पहनने के लिए मांग लेना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, है ना? आज से पहले वे दोनों सुहानी को बस एक आम सी रूममेट ही मानती थी, लेकिन इस पल के बाद से वह उनके लिए एक बहुत ही खास बहन बन गई थी। सर, क्या मैं बिल बना लूं? सेल्स गर्ल ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। हाँ, बना लो। नक्श ने बेफिक्री से हाथ हिलाया, फिर त्रिशा और सिमरन की तरफ मुड़कर बोला, तुम दोनों सुहानी की रूममेट्स हो। एक काम करते हैं,
तुम दोनों भी इस स्टोर से अपनी पसंद की कोई एक एक चीज चुन लो, मेरी तरफ से हमारी पहली मुलाकात का गिफ्ट समझकर। और हाँ, आगे भी सुहानी का ऐसे ही ख्याल रखना। उन दोनों लड़कियों ने सुहानी को मनाने में काफी मदद की थी और नक्श भी कोई कंजूस इंसान नहीं था, इसलिए उसने उन्हें भी एक एक गिफ्ट देने का फैसला किया। आखिर इस टास्क में उसका टारगेट महिलाएं ही थीं और महिलाओं पर खर्च करने से उसे 5 गुना कैशबैक मिलने वाला था। तो त्रिशा और सिमरन को गिफ्ट देना भी उसके लिए पैसा कमाने का ही एक तरीका था। क्या सच में? नक्श की बात सुनकर त्रिशा और सिमरन खुशी से उछल पड़ी। ये हर्मीज का स्टोर था। उन्हें अपनी पसंद का गिफ्ट चुनने की छूट मिल रही थी। भले ही उन्हें पता था कि यह हैंडसम अंकल बहुत अमीर है, लेकिन वे सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतना ज्यादा दरियादिल होगा। नक्श ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे तुम दोनों से एक मदद चाहिए। भैया, आप बस हुक्म कीजिए। सिमरन ने बहुत ही मीठी आवाज में भैया कहा। दिखने में वह सुहानी का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आवाज काफी मीठी थी। उसके मुंह से भैया सुनकर नक्श को काफी अच्छा लगा। तुम दोनों सुहानी के लिए कुछ कपड़े और एक्सेसरीज चुनने में मदद करो, कीमत की बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम लोग इतना तो कर ही सकती हो, है ना? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा तो मदद करने के लिए था, लेकिन असल में वह उन्हें वो काम करने दे रहा था जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। बिल्कुल हम करेंगे, हमें ये करके बहुत खुशी होगी। सिमरन और त्रिशा ने जोर जोर से सिर हिलाया। ये हर्मीस में दिल खोलकर शॉपिंग करने की आज़ादी थी। भले ही यह आज़ादी उनके खुद के लिए नहीं थी, लेकिन कपड़े रिकमेंड करने और चुनने का मौका मिलना ही उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात थी। भैया, क्या हमारे गिफ्ट की कीमत की कोई लिमिट है? सिमरन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। कोई लिमिट नहीं है, नक्श ने नवाबी अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा। सच में? त्रिशा और सिमरन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। हर्मीस में शॉपिंग, वो भी बिना किसी लिमिट के। ऐसा हैंडसम और रईस अंकल सच में किस्मत वालों को ही मिलता है। बगल में खड़ा ध्रुव पूरी तरह से शॉक में था। वह खुद भी एक अमीर बाप की औलाद था और उसने कई रईस लोगों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को महिलाओं को हर्मीस में अपनी मर्जी से पैसा लुटाने की छूट देते हुए देखा था। लगता है मैं जिन लोगों के बीच उठता बैठता हूं, उनका लेवल इतना हाई नहीं है। एक असली रईस ऐसा ही होता है। ध्रुव चापलूसी भरे चेहरे के साथ नक्श के पास खिसक कर आया। नक्श सर, क्या आप चेले बनाते हैं? मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। ध्रुव ने सीधे तौर पर अपनी बात कह दी। चेला? नक्श ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ध्रुव को गौर से देखा। हाल ही में उसे अपना गुरु मानने वालों की गिनती कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। सबसे पहले वह लेडी इंस्पेक्टर शिवानी थी, फिर मोटा मोहित का दोस्त मंचला, विनीत, और अब ये लंबे बालों वाला लड़का। तुम क्या सीखना चाहते हो? नक्श ने मजे लेते हुए पूछा। मैं सीखना चाहता हूं कि एक ही समय में 2 गर्लफ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। ध्रुव ने पूरी ईमानदारी से नक्श के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसकी नजरें अनजाने में ही तान्या और मेघा पर जा टिकी, जो स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। उसकी बात सुनकर नक्श हंस पड़ा। फिर तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सिखा सकता। क्या? नक्श सर, आप कुछ ज्यादा ही मामूली बन रहे हैं। आप बिल्कुल सिखा सकते हैं। ध्रुव ने बहुत सीरियस होकर कहा। नक्श सर, मैं सच में बहुत सीरियस हूं। प्लीज मुझे अपना चेला बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना चेला नहीं बनाना चाहता। नक्श ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम जो सीखना चाहते हो वो ये है कि एक साथ 2 गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी तो 2 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं सिखा सकता जो तुम सीखना चाहते हो। इतना कहकर नक्श ने थोड़ा अफसोस जताते हुए अपने कंधे उचका दिए। अरे भाई साहब, ध्रुव की तो बोलती ही बंद हो गई। क्या चेला न बनाने का ये भी कोई बहाना होता है? ये तो साफ साफ शो ऑफ कर रहे हैं। उसी वक्त ध्रुव एक बार फिर शॉक में चला गया। उसे लगा था कि मेघा और तान्या जैसी 2 लड़कियों को डेट करना ही सबसे बड़ी बात है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस नक्श भाई की इन दोनों के अलावा भी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। उसने एक बार फिर नक्श को ध्यान से देखा। शुरू में उसे उसकी बातों पर थोड़ा शक हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर छाई बेफिक्री और उसका पैसा लुटाने का अंदाज देखकर लड़कियों का उस पर फिदा होना बहुत आम बात लग रही थी। नक्श सर, प्लीज मुझे अपना चेला बना लीजिए। मैं बस आपके साथ रहकर ईमानदारी से कुछ सीखना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सीखता हूँ। ध्रुव ने फिर से मिन्नत की। एक साथ कई गर्लफ्रेंड्स को डेट करने की कला सच में ऐसी चीज थी जो वह सीखना चाहता था। जाहिर है ये बात तो सेकेंडरी थी, ध्रुव कोई बेवकूफ नहीं था।
वह जानता था कि नक्श जैसे इंसान के साथ रहने से न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी बहुत फायदा होगा। उसके पिता ने कई बार कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी मिले तो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो उसका चेला बन जाओ या उसे अपना गॉडफादर बना लो, और रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही अच्छा है। लेकिन नक्श को इस लंबे बालों वाले लड़के यानी ध्रुव में कोई खास खूबी नजर नहीं आई, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसका उसे अपना चेला बनाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हें अभी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, चलो पहले थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। नक्श ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा। अब वह एक अरबपति था तो वह यूं ही किसी को भी अपना चेला नहीं बना सकता था। अगर उसका नाम लेकर किसी ने बाहर कोई ड्रामा खड़ा कर दिया तो इससे उसकी ही इमेज खराब होगी। ठीक है नक्श सर, मैं आपको अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगा। नक्श को ऐसा कहते देख ध्रुव ने ज्यादा जोर नहीं डाला। पहली ही मुलाकात में किसी को चेला बनाने के लिए कहना वैसे भी सही नहीं लगता। दूसरी तरफ सिमरन और त्रिशा पूरे जोश के साथ सुहानी के लिए कपड़े और एक्सेसरीज चुनने में मदद कर रही थी, जबकि नक्श ने उन्हें जो गिफ्ट देने का वादा किया था वो उन्होंने पहले ही चुन लिए थे। चूंकि दोनों ही हर्मी स्टोर में अक्सर आती जाती रहती थी, इसलिए उनकी शॉपिंग लिस्ट में पहले से ही कई चीजें थीं और दोनों ने अपनी अपनी फेवरेट चीज चुन ली थी। भले ही नक्श ने कहा था कि कीमत की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दोनों लड़कियां काफी समझदार थीं और उन्होंने जानबूझकर उन पॉपुलर लिमिटेड एडिशन चीजों पर हाथ नहीं डाला। दोनों ने अपनी पसंद का एक एक क्लासिक मॉडल चुना। सिमरन के बैग की कीमत 1,68,000 थी और त्रिशा का बैग 1,80,000 का था, जो हर्मीज के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल प्राइस माना जाता था। अब चूंकि उन्हें अपने लिए गिफ्ट चुनने की टेंशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी सुहानी के लिए कपड़े और एक्सेसरीज चुनने में लगा दी। भले ही रंग रूप और फिगर के मामले में वे सुहानी जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनका फैशन सेंस काफी अच्छा था। आखिर उनका सारा वक्त इन्हीं सब चीजों की स्टडी करने में ही तो बीतता था, इसलिए उन्होंने सुहानी के लिए जो कपड़े और एक्सेसरीज सेलेक्ट किए वे सच में बहुत कमाल के थे। कपड़े बदलने के बाद वह जवान लड़की किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, जिस पर से नजरें हटाना मुश्किल था। बगल में खड़ी सेल्स गर्ल्स भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाईं, जब कोई इतना खूबसूरत हो तो उस पर हर चीज जंचती है। त्रिशा, सिमरन, मुझे लगता है इतना काफी है। हमने बहुत कुछ चुन लिया है। एक बार फिर चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए सुहानी ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा। कपड़े ट्राई करते वक्त सबसे पहले उसकी नज़र स्टाइल पर नहीं बल्कि प्राइस टैग पर जाती थी। वह कपड़े ट्राई करते करते मन ही मन अब तक का बिल जोड़ रही थी, जो कि 4 लाख को पार कर चुका था। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी रकम थी। सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग पर 4 लाख से ज्यादा कौन खर्च करता है। उसके होमटाउन में तो इतने पैसों में एक घर आ जाता, ये कुछ ज्यादा ही पैसे की बर्बादी थी। नक्श सर, हमने अभी तक वो टास्क पूरा नहीं किया है जो आपने हमें दिया था। सुहानी, जब नक्श सर को पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम बस कपड़े ट्राई करती रहो। सुहानी की बात सुनकर सिमरन और त्रिशा ने तुरंत उसे समझाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले नक्श ने उन दोनों से कहा था कि जितना हो सके उतना खरीदो और पैसों की कोई कंजूसी मत करो। उन्हें भी नक्श से काफी फायदा मिला था, तो जाहिर है कि उन्हें भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करना था। जब सुहानी कपड़े ट्राई कर रही थी तो उन दोनों ने छुपकर आपस में बात की और इस नतीजे पर पहुंची कि शायद नक्श भाई को सुहानी पसंद आ गई है। ये तो पैसों की बारिश हो रही थी। अगर यह पैसों की बारिश थी तो इसे और तेज होने दो। वैसे भी नक्श भाई के एटीट्यूड से साफ लग रहा था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सुहानी, ये वाला सेट भी ट्राई करो, मुझे लगता है ये तुम्हारे स्टाइल पर बहुत सूट करेगा। और ये सेट भी, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। दोनों ने एक और कपड़ों का सेट सुहानी के हाथों में थमा दिया। हम ठीक है फिर। सुहानी पल भर के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने कपड़े ले लिए और फिटिंग रूम में चली गई। हर लड़की को सजने संवरने का शौक होता है और सुहानी भी कोई अपवाद नहीं थी। हालांकि वह आमतौर पर लग्जरी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन यह नामुमकिन था कि उसे त्रिशा और सिमरन को देखकर कभी जलन न महसूस हुई हो। आखिर वे दोनों अक्सर एलवी या शनेल के बैग लेकर और अलग अलग डिजाइनर ब्रांड्स पहनकर क्लास में आती थीं। भले ही सुहानी खुद की तुलना उनसे न करती हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसके मन में कुछ ख्याल आना बहुत ही नेचुरल था। लेकिन आज हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। सिमरन और त्रिशा उसके आसपास मंडरा रही थीं और उनकी आंखों में साफ साफ जलन देखी जा सकती थी। असल में उनकी जलन सिर्फ उनकी आंखों से ही नहीं झलक रही थी। वे बार बार यही कह रही थी कि काश उनके पास भी एक नक्श भाई होते।
सिमरन और त्रिशा बहुत ही समझदार लड़कियां थीं। सुहानी से बात करते वक्त उन्होंने जानबूझकर जीजू शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया और उन्हें सिर्फ नक्श भाई कहकर बुलाया। ऐसा करके वे जानबूझकर नक्श के जीजू वाले स्टेटस को कम कर रही थीं। कोई कह सकता है कि नक्श ने उन दोनों लड़कियों को जो गिफ्ट दिए वे पूरी तरह से वसूल हो गए थे। वे तुरंत ही उसकी पक्की समर्थक बन चुकी थीं। वे सच में बहुत मददगार थीं। दूसरी तरफ मेघा और तान्या सुहानी की तरह कंफ्यूज नहीं थीं। तान्या अपने नक्श की हैसियत अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा था कि वे आज बिना प्राइस टैग देखे शॉपिंग कर सकती हैं, तो उन्हें सच में कीमत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। तान्या ने कीमत देखकर नहीं बल्कि स्टाइल देखकर अपने लिए चीजें चुनी। मेघा थोड़ी कंट्रोल में थी। आखिर वह नक्श से आज ही मिली थी और उसे इतनी महंगी चीजें खरीदने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मेघा, क्या ये बैग कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? मेघा के हाथ में एक पिकोटीन बैग था जिसकी कीमत 6,80,000 रुपये थी। यह मॉडल एक कलेक्टर एडिशन था और पहले भी काफी हिट रहा था। फिलहाल इसका प्राइस टैग 6,80,000 था और मैचिंग ऑर्डर्स के लिए 50% का मार्कअप था, यानी 3,40,000 रुपये। और इस बैग की कुल कीमत 10 लाख से ऊपर जाने वाली थी। थोड़ा महंगा तो है, लेकिन मैं नक्श भाई को जितना जानती हूँ, अगर उन्होंने कहा है कि हम दिल खोलकर शॉपिंग कर सकती हैं, तो वो कीमत की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। तान्या ने बेफिक्री से अपने हाथ फैला दिए। असल में तान्या को भी वह पिकोटीन बैग काफी पसंद आया था, लेकिन स्टोर में ये सिर्फ ब्राउन कलर में मौजूद था और तान्या को ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। मेघा ने उस बैग को टांगा और 2-3 बार घूमकर देखा। उसे भी लगा कि यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। असल में वह खुद भी इस बैग को अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन चूंकि नक्श ने कहा था कि आज का सारा बिल वह चुकाएगा, इसलिए मेघा हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि कहीं नक्श उसे लालची न समझ ले। हालांकि वह किसी भी एंगल से कोई लालची लड़की नहीं थी। मेघा वो लगभग हर चीज खुद खरीद सकती थी जो उन तथाकथित लालची लड़कियों को चाहिए होती थी। उसने नक्श को सिर्फ इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वह उसकी दौलत से इम्प्रेस थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि नक्श का फिजिक और लुक्स बिल्कुल उसकी पसंद के थे, वरना मेघा खुद होकर इतनी पहल कभी नहीं करती। अगर तुम्हें पसंद है तो बस इसे पैक करवा लो। जब मेघा नक्श के रिएक्शन का अंदाजा लगाने के लिए छुपकर उसे देख रही थी, तभी वह हंसते हुए उसके करीब आया और बोला, नक्श भाई, क्या आपको भी लगता है कि यह बैग अच्छा दिख रहा है? मेघा ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। हाँ, बहुत शानदार लग रहा है। नक्श ने प्राइस टैग पर नजर डाली और फिर खुशी से सिर हिलाया। 6,80,000। 5 गुना कैशबैक के साथ यह 35 लाख के करीब हो जाएगा। ये हुई न बात। सर, ये बैग एक कलेक्टर एडिशन है और स्पेशल ऑर्डर के लिए इसमें 50% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। उसी वक्त सेल्सगर्ल ने पास आकर बताया, इसका मतलब है कि इस बैग के लिए आपको 10,20,000 रुपये चुकाने होंगे। 10,20,000। नक्श की भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। अभी थोड़ी देर पहले प्राइस टैग पर 6,80,000 लिखा था और पलक झपकते ही ये 10 लाख के पार पहुंच गया। हालांकि नक्श के लिए यह एक अच्छी खबर थी। कीमत जितनी ज्यादा होगी, कैशबैक उतना ही बड़ा मिलेगा। नक्श के चेहरे पर हैरानी देखकर मेघा को लगा कि उसे यह बैग कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस बैग को वापस रख दिया जो उसने हाथ में टांगा हुआ था। मेघा, तुमने बैग वापस क्यों रख दिया? ये बैग बहुत सुंदर लग रहा है और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर जंच भी रहा है। तुम्हें ये खरीदना ही चाहिए। तभी नक्श अचानक बोल पड़ा और फिर सेल्सगर्ल की तरफ देखकर पूछा, मैम, क्या आपके पास इस बैग में कोई और कलर है? सर, हमारे स्टोर में इस मॉडल का सिर्फ एक ही पीस आया है और इसमें कोई दूसरा कलर नहीं है। सेल्सगर्ल ने सिर हिलाया। मेघा के हाथ में जो बैग था वह बहुत ही पॉपुलर मॉडल था और हर स्टोर में इसके सिर्फ 1 या 2 पीस ही आते थे। सेल्सगर्ल का जवाब सुनकर नक्श को थोड़ी निराशा हुई। ठीक है, तो फिर इस बैग को पैक कर दो। जी बिल्कुल सर। सेल्सगर्ल ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर मेघा से मुस्कुराते हुए बोली, मैम, चलिए आपके स्पेशल ऑर्डर के लिए आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ठीक है। मेघा को उम्मीद नहीं थी कि नक्श के मूड में इतनी जल्दी बदलाव आ जाएगा। एक पल पहले वह थोड़ा नाखुश लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने बैग खरीद लिया। और जाहिर है कि मेघा कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। नक्श के नाखुश होने की वजह ये थी कि उस बैग में कोई दूसरा कलर मौजूद नहीं था, इसलिए वह सिर्फ एक ही खरीद सकता था और इस तरह वह कुछ एक्स्ट्रा लाख रुपए खर्च करने के मौके से चूक गया था। मेघा, मैंने पहले ही कहा था कि आज रात का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, तो प्लीज मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करो।
नक्श को लगा कि मेघा शायद उसके ज्यादा पैसे खर्च होने की फिक्र कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से उसे फिर याद दिलाया। नक्श के हिसाब से मेघा पक्के तौर पर जमकर पैसे खर्च करने वाली लड़की थी और इस नाते उसे यहाँ लीड रोल निभाना चाहिए। नक्श की इस बात से मेघा को सच में एक नया जोश मिल गया। हालांकि वह खुद बहुत अमीर थी, लेकिन उसे भी हरमीस में अपनी मर्जी से बेहिसाब शॉपिंग करने की आज़ादी नहीं थी और अब वह इसका पूरा मजा ले सकती थी। और तान्या, तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पैसे बिल्कुल न बचें। नक्श ने पास ही खड़ी तान्या को भी चेतावनी दी। हम तान्या ने हंसते हुए सिर हिलाया और फिर धीमी आवाज में फुसफुसाए, हनी, मैंने कई सारे बहुत ही हॉट नाइटवेयर्स खरीदे हैं, आज रात मैं उन्हें तुम्हारे लिए पहनूंगी। क्या बात है? नक्श ने मुस्कुराकर थम्स अप किया। तान्या के पास हमेशा कुछ न कुछ नया होता था और वह सच में इसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। स्टोर का एक चक्कर लगाने और उन लड़कियों को पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी न करने की याद दिलाने के बाद नक्श वीआईपी लाउंज के सोफे पर आकर बैठ गया। एक लंबी, गोरी और खूबसूरत सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए फ्रूट्स और पेस्ट्री लेकर आए। मिस्टर नक्श, आप क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफी, चाय या? ये कहते हुए सेल्स गर्ल ने हल्का सा आंख मारा, जैसे उसकी आंखों से कोई जादू चल रहा हो। ये देखकर नक्श को अनजाने में ही एक पुरानी इंग्लिश फिल्म का डायलॉग याद आ गया, कॉफी, टी और मी। कोल्ड ब्लैक कॉफी, बिना चीनी के। नक्श के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसे उस सेल्स गर्ल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आप, मिस्टर ध्रुव? नक्श को कोई रिस्पॉन्स न देते देख सेल्स गर्ल थोड़ी निराश हुई और उसने ध्रुव की तरफ अपनी नजरें घुमा लीं। मैं भी वही लूंगा, कोल्ड ब्लैक कॉफी, बिना चीनी के। आमतौर पर ध्रुव ब्लैक कॉफी बहुत कम पीता था, लेकिन आज वह अपने गुरु की कॉपी करना चाहता था। ठीक है सर, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, सेल्स गर्ल ने जवाब दिया और फिर वहां से मटकती हुई चली गई। उसने जानबूझकर अपनी कमर को कुछ ज्यादा ही मटकाया ताकि उसके कर्व्स और भी अट्रैक्टिव लगें। और जाहिर सी बात है, उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि नक्श ही था। लेकिन बदकिस्मती से नक्श जैसी बड़ी मछली ने उसके जाल में फंसने का कोई इशारा नहीं दिया, जबकि उसके बगल में बैठा ध्रुव पूरी तरह से उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था। वह अपनी गर्दन घुमाकर उसे जाते हुए देख रहा था। नक्श ने हल्के से अपना सिर हिलाया। वो लंबे बालों वाला ध्रुव, उसका मन अभी भी इतना कमजोर है, बस कमर का एक हल्का सा झटका और उसकी आधी जान निकल गई। पसंद आए? नक्श ने यूं ही पूछ लिया। हम ठीक ठाक है, ध्रुव ने झेपते हुए कहा और सिर हिला दिया। गुरुजी, मेरा मतलब है, नक्श सर, इस तरह की लड़कियों को पटाना बहुत आसान होता होगा, है ना? ध्रुव ने पूरी ईमानदारी से कुछ सीखने की चाहत के साथ यह सवाल पूछा। असल में नक्श लड़कियों से फ्लर्ट करने में कोई माहिर नहीं था, क्योंकि लड़कियां खुद ब खुद उस पर फिदा हो जाती थीं। उसके आसपास जितनी भी लड़कियां थीं, हालांकि ज्यादातर उसे पसंद करती थीं, लेकिन शुरू में वे सब उसकी दौलत देखकर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थीं। इसकी इकलौती अपवाद उसकी मान्या मौसी थीं, जो धीरे धीरे प्यार में पड़ने वाली लड़की थी और नक्श के अमीर होने से बहुत पहले से ही उस पर अपना दिल हार बैठी थी। इसलिए अगर आप नक्श से पूछेंगे कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए, तो उसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों का होगा, पैसे बहाओ। और अगर फिर भी बात ना बने, तो और पैसे बहाओ। जैसे उस कंपनी के बॉस का ही उदाहरण ले लो, जो एक पढ़ी लिखी और अमीर खूबसूरत लड़की पर फिदा हो गया था। शुरू में वह उससे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वह काफी उम्रदराज था, लेकिन आखिर में वह उसकी दौलत के वार को नहीं झेल पाए। करोड़ों का एक आलीशान मैंशन और न जाने कितनी लग्जरी कारें उसके कदमों में डाल दी गईं, और आखिरकार उसने चुपचाप घुटने टेक दिए। उसे पटाना आसान है या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। नक्श ने हंसते हुए जवाब दिया। बात तो सही है, ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वह भी इन सच्चाइयों से अनजान नहीं था। दिक्कत बस यही थी कि उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस सिर्फ लाखों में ही था, और उसकी शुरुआत 1 से होती थी। उसके जैसे अमीर बाप के बच्चों की यही सबसे बड़ी सच्चाई थी, जो बाहर से तो बहुत चकाचौंध में रहते थे, लेकिन असल में उन्हें हर महीने एक फिक्स पॉकेट मनी ही मिलती थी। जिस हर्मी स्टोर में वे बैठे थे, उसी का उदाहरण ले लें। यहाँ की कई चीजें ध्रुव की औकात से बाहर थीं, भले ही वह अपनी क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट भी इस्तेमाल कर ले। इसलिए कड़ी मेहनत करके पैसे कमाना ही सबसे असली बात है। नक्श ने हल्के से ध्रुव का कंधा थपथपाया। नक्श सर, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे कमाना सच में बहुत मुश्किल है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गैलरी खोली थी, जो आज भी घाटे में चल रही है, और इस साल हमारे कार शोरूम का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा है।
नई कारों की कीमत लगातार गिरने की वजह से यूज्ड कार इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा झटका लगा है और कई कारें तो घाटे में बेचनी पड़ रही हैं। अपनी बात कहते हुए ध्रुव ने सिर हिलाया। उसके पिता यूज्ड कारों का बिजनेस करते थे और राजकोट के बड़े डीलरों में से एक थे, लेकिन पिछले 2 सालों में यूज्ड कार का बिजनेस सच में काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने और महंगी कारों की वैल्यू कम होने के मिथक के टूटने से नई कारों की कीमतें लगभग रोज बदल रही थीं। ध्रुव के परिवार के यूज्ड कार शोरूम सच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। असल में विंचेजर लग्जरी कार्स जिसे नक्श ने हाल ही में खरीदा था, वह भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर रहा था। हालांकि विंचेजर लग्जरी कार्स का मार्केट हाई एंड था, उनका टारगेट कस्टमर बेस मुट्ठी भर अमीर लोग थे। भले ही हर कोई पैसे की तंगी की बात कर रहा था, लेकिन असल में दौलत बस कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई थी, अमीर लोग और भी अमीर हो गए थे। यही वजह है कि देश में लग्जरी चीजों की कुल बिक्री न सिर्फ स्थिर है, बल्कि असल में बढ़ रही है, जो ये बताता है कि अमीर लोग अभी भी अमीर हैं और उन पर मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस माहौल को देखते हुए विंचेजर लग्जरी कार्स जैसे हाई एंड ब्रांड्स पर मंदी का असर काफी कम था। आखिर रोल्स रॉयस, बेंटले और मेबेक जैसी लग्जरी कारों की कीमत में कोई खास गिरावट नहीं आई थी। और मेघा की कोएनिग्सेग जैसी कारों की तो बात ही छोड़िए, यह एक ऐसी हाइपरकार थी जिसका पूरी दुनिया में इतना लिमिटेड प्रोडक्शन होता है कि आपको पूरे देश में इसके सिर्फ कुछ ही पीस मिलेंगे, इसलिए इसकी कीमत गिरना लगभग नामुमकिन था। असल में कई हाइपरकार्स तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप कुछ साल चलाने के बाद जब दोबारा बेचते हैं तो आपको मुनाफा ही होता है। मिसाल के तौर पर उस हाइपरकार को ही ले लीजिए जिसे सेलिब्रिटी सलोनी ने कुछ समय पहले बेचा था। नक्श, जो दिवालिया होने के दर्द को झेल चुका था और फूड डिलीवरी का काम कर चुका था, वह पैसे कमाने की मुश्किलों को बहुत अच्छी तरह समझता था। लेकिन अब सिस्टम की मदद से उसके लिए पैसे कमाना खाते पीते रहने जितना आसान हो गया था। जब किसी इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह एक तरह से कचरा साफ करने का वक्त भी होता है। जब तक तुम इस लहर में डूबने से बचे रहोगे, उसके बाद आने वाले दिन यकीनन बहुत अच्छे होंगे। नक्श ने इन हौसला बढ़ाने वाले शब्दों से ध्रुव को दिलासा दिया। वह अपने इस छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लंबी सेल्सेगरल वापस आए। उसके चलने के अंदाज में अभी भी वही नखरा था, भले ही उसके हाथों में ट्रे थी। मिस्टर नक्श, मिस्टर ध्रुव, आपकी कॉफी। उसने कॉफी टेबल पर ट्रे रखी और हालांकि इस काम के लिए उसे ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह जानबूझकर झुकी बिल्कुल नक्श की तरफ। और इस तरह नक्श की नजर उस बर्फीली सफेदी और उसे ढकने वाली ब्लैक लेस पर पड़ी गई। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, काफी भरा पूरा और शानदार। नक्श ने बेफिक्री से अपनी कॉफी उठाई और मन ही मन अपना फैसला सुना दिया। लेकिन इस तरह की लड़कियां साफ तौर पर उसकी पसंद नहीं थीं। भले ही भीड़ में उसे एक खूबसूरत लड़की माना जाएगा, लेकिन नक्श के आसपास मौजूद लड़कियों के सामने वह कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन उस छोटे भाई ध्रुव की नजरें एक बार फिर उसी पर टिक गई थीं। जिस जगह पर वह बैठा था वहां से उसे वह नजारा नहीं दिख रहा था जो नक्श देख रहा था, लेकिन जब सेल्सेगरल झुकी तो उसकी टाइट प्रोफेशनल पेंसिल स्कर्ट उसके हैवी बैकसाइड की वजह से और भी टाइट हो गई, जिससे एक बहुत ही हॉट कव बन रहा था। मिस्टर नक्श, क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकती हूँ? हालांकि उसे नक्श की बेरुखी का अंदाजा हो गया था, लेकिन वह सेल्सेगरल इतनी बड़ी मछली को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और अपना जादू चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा ये छोटा भाई तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। नक्श ने ध्रुव की तरफ इशारा किया। वह पहले ही अपनी पारखी नजर से उसे स्कैन कर चुका था और उसने देखा था कि उस सेल्सेगरल की वीएनटी रेटिंग 5892 थी, यानी वो काफी लंबी दूरी तय कर चुकी थी, लगभग 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। नक्श को जाहिर तौर पर इतनी ज्यादा चली हुई गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ध्रुव को इन सब बारीकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव, क्या मैं आपका कोड स्कैन करूं? नक्श का जवाब सुनकर वह सेल्सेगरल थोड़ी निराश हुई, लेकिन वह अपनी इज्जत भी बचाना चाहती थी और ध्रुव को ऐड करके उसने नक्श से जुड़ने की उम्मीद अभी भी जिंदा रखी थी। आखिर ध्रुव भी एक अच्छा खासा बैकअप ऑप्शन तो था ही।